हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा जो प्रेजेंट टाइम्स में चल रहा है, रीजनल बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को लेके। हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है दिल्ली में एस्टैब्लिश है और वहीं से अपने केस की हेयरिंग करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और वहीं पर केस फाइलिंग एंड सब कुछ जो है दिल्ली में ही है। बट रीजनल बेंचेस का मतलब है कि देश में कहीं और पर भी सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी बेंच एस्टैब्लिश करेगा, अपना कोर्ट लगाएगा और वहां पर जजेस बैठेंगे और वहां पर जो भी केसेस होंगे उनकी सुनवाई होगी। तो रीजनल बेंचेस का मतलब है जैसे मान लो दिल्ली के अलावा बॉम्बे में भी कोर्ट एस्टैब्लिश कर दिया, चेन्नई में एस्टैब्लिश कर दिया, कोलकाता में एस्टैब्लिश कर दिया, अहमदाबाद में एस्टैब्लिश कर दिया। तो रीजनल बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का मतलब ये है। इस वीडियो में हम देखेंगे इसके रिगार्डिंग कौन कौन से लॉज हैं, किसके पास पावर है जो रीजनल बेंचेस का ऑर्डर कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो एक बेंच है वो मान लीजिए बॉम्बे में भी लगेगी, तो किसके पास ये पावर होगी, क्या अभी तक की इसके ऊपर रिकमेंडेशन है, क्यों नहीं ये अभी तक एस्टैब्लिश हो सकी हैं इंडिया में। और दूसरा हम डिस्कस करेंगे वर्चुअल कोर्ट्स के बारे में, रीजनल बेंचेस का वर्चुअल कोर्ट्स के साथ क्या कंपैरिजन है। वर्चुअल कोर्ट्स हमने देखे कोविड के टाइम में, मार्च 2020 से अगर हम देखें तो जुडिशरी जो है इंडिया में वो वर्चुअल कोर्ट्स ने ही संभाली हुई हैं। वर्चुअल कोर्ट्स का मतलब है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू केस जो है सुनवाई होती है, केस में जजेस अपना डिसीजन देते हैं, एडवोकेट्स अपनी आर्गूमेंट रखते हैं, ऑनलाइन ही फाइलिंग हो रही है मोस्टली जगह पर। तो इनके बारे में हम देखेंगे कि रीजनल बेंचेस बढ़िया चीज़ है, वर्चुअल कोर्ट्स बढ़िया है, या क्या कंपैरिजन है इनके बीच में। तो आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स के जो भी हमारे कोर्सेज हैं स्पेसिफिक, स्टेट स्पेसिफिक, जैसे आप जानते हैं हरियाणा का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है। फॉर्म फिल करने के लिए डेट एक्सटेंड कर दी गई है 15 सितंबर तक की। हरियाणा स्पेसिफिक कोर्स जो है ऑलरेडी हमारे प्लेटफॉर्म पर पूरे का पूरा बनकर तैयार हो चुका है, अपलोड हो चुका है। आप डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो बहुत ही रीजनेबल फी पर पे करके आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। सिमिलरली राजस्थान का भी नवंबर में या मे बी अक्टूबर में भी हो सकता है प्रीलिम्स कंडक्ट किया जाए। इसी तरह बाकी स्टेट्स में भी अब कोविड की जो रिस्ट्रिक्शंस है कम होती जा रही हैं, बाकी स्टेट्स भी अब जल्दी से जल्दी अपने जो भी है नोटिफिकेशन आउट करने वाली हैं। तो हमारे प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक है, जिस भी स्टेट में आप इंटरेस्टेड हैं वहां जाइए, देखिए डेमो लेक्चर्स और उसके बाद आप एनरोल कर सकते हैं। वापस टॉपिक पे आए तो इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है वो कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव होता है और वो दो तरह की कोर्ट्स के बारे में बात करता है, सुपीरियर कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, राइट। तो सुपीरियर कोर्ट्स कौन कौन से हो गए, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या फिर हाई कोर्ट जो कि हर स्टेट में एस्टैब्लिश है, तो इनको बोलेंगे सुपीरियर कोर्ट। और सबऑर्डिनेट कोर्ट जो उनसे भी बाकी के बचे हुए कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, स्पेशल कोर्ट्स, जेएमआईसी का कोर्ट, फैमिली कोर्ट, ये सभी जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट में आते हैं। मल्टीपल हाई कोर्ट्स हैं हमारे, जैसे उनकी एक एक बेंच है, कई हाई कोर्ट्स की डबल बेंच भी है, मतलब डबल बेंच मतलब मल्टीपल बेंचेस भी हैं, ठीक है। कई हाई कोर्ट्स जो हैं सिंगल बेंच के साथ काम कर रहे हैं, मतलब जैसे एमपी में है, एमपी एक बहुत बड़ी स्टेट है तो वहां पर एक से ज्यादा बेंच है हाई कोर्ट की। इसी तरह बॉम्बे हाई कोर्ट की भी अलग अलग बेंचेस है, औरंगाबाद में भी है, बॉम्बे में भी है, ठीक है। बट अपेक्स कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की एक ही लोकेशन है, एक ही बेंच है, ठीक है। तो इसके बारे में बात उठती रहती है कि सुप्रीम कोर्ट, पूरी इतनी बड़ी हमारी डाइवर्स कंट्री है, इतनी बड़ी कंट्री है, साउथ के लोग को अगर सुप्रीम कोर्ट आना हो किसी भी केस में अपील फाइल करने या कोई भी प्रॉब्लम हो, उन्हें सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करना है तो उनके लिए बहुत बड़ी हर्डल है। इसी तरह अगर हम देखें नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अगर सुप्रीम कोर्ट में आकर कोई भी केस कंटेस्ट करना है तो अगेन एक हर्डल है। वेस्ट के लोगों के लिए भी इसी तरह की प्रॉब्लम है। और हम देखेंगे कि बहुत सारी भरमार जो है सुप्रीम कोर्ट में वो दिल्ली के केसेस की है, पंजाब के केसेस की, हरियाणा के केसेस के, क्योंकि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो है बहुत ही क्लोज है वहाँ पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट की बहुत सारे पिटिशंस वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में फाइल होती हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अभी जो है एक बायसनेस दिखती है सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग में, कि वहाँ पर केसेस जो फाइल हो रहे हैं वो जो आसपास के हाई कोर्ट्स हैं वहाँ के जो अपील्स में केसेस आते हैं वहाँ के केसेस हैं, जो दूर दराज के एरियाज हैं वहाँ के केसेस आप बहुत ही कम उसमें देखेंगे। तो रिसेंटली अगर हम बात करें तो 5 बार काउंसिल्स में साउथ इंडिया की रिक्वेस्ट की कि सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच जो है साउथ में भी एस्टैब्लिश होनी चाहिए। अभी 2020 में एक प्राइवेट मेंबर बिल भी आया था राज्यसभा में, सीनियर लॉयर है और राज्यसभा के मेंबर है पी विल्सन, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया 2020 में एक प्राइवेट बिल जहां पर बात की गई कि 4 रीजनल बेंचेस होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की। उन्होंने क्या बोला कि जो बिल के थ्रू वो अमेंड करना चाहते थे आर्टिकल 130 को, जो कि प्रोवाइड करता है रीजनल बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एक तो दिल्ली में कहते हैं, एक बॉम्बे में, एक चेन्नई में और एक कोलकाता में। लेकिन अभी तक उस पर कोई डिस्कशन नहीं हो पाई, नहीं आगे बढ़ पाया। और ये वाली जो डिस्कशन है ये नई भी नहीं है, पहले से चलती आ रही है। बहुत सारी लॉ कमीशंस की रिपोर्ट है, आप इसको अपने आंसर्स में भी रिकमेंड मेंशन कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ऐसे में कोई क्वेश्चन आया इस तरह का, तो लॉ कमीशन की बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं जहां पर ये बात की गई है कि केसलोड जो है इंडियन जुडिशरी पे बहुत बढ़ गया है, पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो अपेक्स कोर्ट की बेंचेस जो है होनी चाहिए। उससे ये है कि एक डिसेंट सॉल्यूशन हो सकता है केसलोड को कम करने का।
अगर लॉ कमीशन की बात करें रीजनल बेंचेस पे, तो हिस्टोरिकली द नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस हैज़ बीन इंक्रीज ऑन वेरियस इंस्टांसेस। सुप्रीम कोर्ट के जजेस तो डेफिनेटली इंक्रीज हुए हैं, बट ना के बराबर इंक्रीज हुए हैं। उससे ये नहीं हुआ कि केस में स्पीडी ट्रायल हो रहा है या स्पीडी जस्टिस मिल रहा है, डिसीजन जो है जल्दी आ रहे हैं, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के लिए रीजनल बेंचेस के लिए जो रिकमेंडेशंस है वो 95th लॉ कमीशन की रिपोर्ट में आई, 120th में, 125 एंड 229 रिपोर्ट में, लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स में रिकमेंड की गई कि रीजनल बेंचेस होने चाहिए। अब आप इसको ब्रीफ में अपने आंसर में मेंशन कर सकते हो। जैसे 95th रिपोर्ट आई थी 1984 में, उसने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शुड कंसिस्ट ऑफ 2 डिविजन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अगर हम हाल में देखें तो इसको अगर हम समझें तो 2 तरह के केसेस देखता है। एक तो अपील मतलब अगर हाई कोर्ट ने कोई केस डिसाइड कर दिया है, उससे भी कोई अग्रीव्ड है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में फर्दर जाके एसएलपी के थ्रू या फिर कोई अपील के थ्रू जो भी प्रोविजन है वहां अपील फाइल कर सकते हैं। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरह से इंटरप्रेट करना। तो 2 डिविजन्स में इसी तरह से बांटा गया है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन और एक लीगल डिवीजन। ठीक है, ओनली मैटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में बी असाइन टू द प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अगर इंटरप्रेट करना है कोई कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को, तभी कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन में जाएगा केस। अदरवाइज कोई अपील कर रहे हैं, ठीक है, मान लो कोई सेंटेंस हुआ, कोई बेल रिजेक्ट हो गई, नीचे से ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, तो वो लीगल डिवीजन में जाएगा। इसी तरह 120th रिपोर्ट 1987 में आई, टॉक्ड अबाउट द मैन पावर प्लानिंग इन द जुडिशरी। इट टॉक्ड अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ हैविंग फ्यूअर जजेस इन कंपैरिजन टू द ग्रोइंग केस लोड ऑफ द जुडिशरी। तो 1987 में डायरेक्टली ये नहीं बोला कि डिविजन्स में आप डिवाइड करो या फिर रीजनल बेंचेस में, बट वहां पर मैन पावर प्लानिंग की बात की गई 120th रिपोर्ट में। 125th में 1988 में रीइटरेटेड द रिकमेंडेशन ऑफ स्प्लिटिंग द सुप्रीम कोर्ट इनटू 2 हाफ्स। जैसे हमने 95th रिपोर्ट में देखा, उसी तरह 125th रिपोर्ट में भी 2 हाफ में बात की गई कि सुप्रीम कोर्ट को 2 हाफ में तोड़ना चाहिए। और वही उसी तरह से बात की गई, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन अ कपल ऑफ occasions sought the opinion of the Supreme Court of India for setting up a bench in the south. Those coming from distant places like Tamil Nadu in the south, Gujarat in the west, Assam and other states in the east spend a huge amount on travel to reach the Supreme Court. एक वाजिब सी बात है, साउथ से अगर किसी पर्सन को करने आना है कोई केस, दिल्ली में आना, उसके लिए यहाँ पर दिल्ली में लॉयर आके सर्च करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार तो वो आते ही नहीं है, वहीं पर जो भी हाई कोर्ट का फैसला है, मद्रास हाई कोर्ट का, उसी को मानकर अपना जो भी काम है वो करते हैं। इसके बाद 229th रिपोर्ट आई 2009 में, उसने भी रिकमेंड किया कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बी सेटअप एट दिल्ली टू डील विद कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर अलाइड इश्यूज एंड 4 कैसेशन बेंचेस बी सेटअप इन द नॉर्दर्न रीजन एट दिल्ली, सदर्न रीजन एट चेन्नई या हैदराबाद, ईस्टर्न की होनी चाहिए कोलकाता और वेस्टर्न की होनी चाहिए मुंबई, विद ऑल एपिलेट वर्क अराइजिंग आउट ऑफ द ऑर्डर जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट। मतलब इसने बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगी वो तो दिल्ली में रखो 229th रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, और 4 बेंचेस बना दो, ठीक है, और वो वहां पर एपिलेट वर्क काम करेगी। जैसे हाई कोर्ट की कोई जजमेंट के अगेंस्ट किसी ने अगर अपील करनी है बॉम्बे हाई कोर्ट की, तो मुंबई जो बेंच होगी सुप्रीम कोर्ट की, वहां पर अपील कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ जो कैसेशन बेंचेस होंगी या कोर्ट्स होंगी वो सिर्फ इंटरप्रेट करेगी जो भी लॉ है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है दिल्ली में वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को इंटरप्रेट करेगी। इसके बाबत जो है पार्लियामेंट का भी एक व्यू आया है, पार्लियामेंट्री की एक स्टैंडिंग कमेटी रही है लॉ एंड जस्टिस पे। ये नहीं है कि लॉ कमीशन के ही इस पे रिकमेंडेशंस आई है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस हैज रिपीटेडली स्टेटेड दिस व्यू इन प्रमोशन ऑफ स्पीडी जस्टिस टू द कॉमन मैन। 15th रिपोर्ट आई थी इस कमेटी की, उसने बोला setting up of benches of Supreme Court in far-flung areas with a view to provide justice to the poor for whom it is impossible to visit the national capital। बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए दिल्ली मूव करना केसेस में इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। ना तो डिस्टेंस वो ट्रैवल कर सकते हैं, उनको रिसोर्सेज नहीं होते, ना इतने पैसे होते कि वो यहाँ पर दिल्ली में आकर इतने महंगे एडवोकेट्स को एंगेज करे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपना केस जो है कंटेस्ट करे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी के कारण पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की अगर आप देखेंगे, इस हाई कोर्ट के जो अपील्स हैं वो ऑलमोस्ट क्या बोलता है, बीइंग 90% ऑफ द आउटपुट ऑफ 2 जज बेंचेस। तो बहुत सारे केसेज जो है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के, इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट के बहुत सारे केसेज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट के बहुत सारे केसेज हैं, उत्तराखंड हाई कोर्ट के बहुत सारे केसेज हैं। बट नॉर्थ ईस्ट के और साउथ इंडिया के अगर आप केसें देखेंगे तो बहुत ही रेयर आपको मिलेगी कि वहाँ के केस की कोई अपील सुप्रीम कोर्ट में है।
अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन की बात करें, जैसे हमने दो चीज़ें देख ली, लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन देख ली, हमने पार्लियामेंट्री की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के बारे में देख लिया, उनकी रिकमेंडेशन के बारे में देख लिया। इवन आर्टिकल 39A हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी बताता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, लीगल सिस्टम जो होना चाहिए दैट शुड प्रमोट जस्टिस ऑन अ बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। अब मद्रास के एक पर्सन के पास उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करने की जितनी दिल्ली में बैठे पर्सन के पास है या पंजाब या हरियाणा में बैठे पर्सन के पास है। इसका मतलब आर्टिकल 39A को अगर सही ढंग से हमें इंप्लीमेंट करना है, ट्रू स्पिरिट में इंप्लीमेंट करना है, तो सुप्रीम कोर्ट की रीजनल बेंचेस हमें चाहिए। बट अगर हम देखें कि जिसके पास पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है रीजनल बेंचेस के ऑर्डर करने के लिए, सीजीआई के पास, उसका क्या व्यू है सुप्रीम कोर्ट का वर्चुअल कोर्ट्स के बारे में या फिर रीजनल बेंचेस के बारे में? तो इनका अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि रीजनल बेंचेस विल डाइल्यूट द प्रेस्टीज ऑफ कोर्ट। जब भी कोई भी मुद्दा उठा, पार्लियामेंट ने रिकमेंडेशन, कोई कमेटी ने रिकमेंड किया या फिर लॉ कमीशन की रिपोर्ट के बाद बात चली, तो चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन यही आई कि रीजनल बेंचेस जो है सुप्रीम कोर्ट की प्रेस्टीज को डाइल्यूट कर देंगे। चीफ जस्टिस कैन सेट अप अदर बेंचेस ऑफ द कोर्ट करंटली, हाउएवर दिस प्रोविजन हैज नॉट बीन इन्वोक्ड। जो चीफ जस्टिस है इंडिया के, उनके पास पावर है कि वो कहीं पर भी अपनी अप्रूवल देके और प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेके टाइम टू टाइम अपनी रीजनल बेंचेस कंडक्ट कर सकते हैं, बट वो नहीं करी है, ना ही उन्होंने कभी अपनी पावर को यूज़ किया। अब अगर हम बात करें आज के टाइम की वर्चुअल कोर्ट्स की, पेंडेमिक, कोविड-19 पेंडेमिक ने एक डेफिनेटली हमें एक चीज़ सिखाई है कि वर्चुअल कोर्ट्स के थ्रू बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल है। पहले हमें लगता था कि वर्चुअल कोर्ट्स पता नहीं हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, बट एक मजबूरी होती है, मजबूरी में वर्चुअल कोर्ट्स स्टार्ट हुए, अब बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। मैं खुद भी बहुत सारी, मेरे अभी लिटिगेशन जो चल रही है वो वर्चुअल कोर्ट्स के माध्यम से बहुत स्मूथली काम हो रहा है। इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में बहुत स्मूथ उसमें हियरिंग हो रही है और किसी भी तरह की कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कभी कभार आ जाती है नेटवर्क की इश्यूज, बट ना के बराबर ही है। The shift from offline to online courts has been monumental, and this change has been embraced with open arms. Technology has paved its way into bringing justice. बहुत सस्ता भी पड़ता है जस्टिस इसके वर्चुअल कोर्ट्स के माध्यम से, बिकॉज जो एडवोकेट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ती, अपने ऑफिस में बैठकर वो वर्चुअल हियरिंग कंडक्ट कर सकते हैं, और उसका डायरेक्ट बेनिफिट किसको जाता है? लिटिगेंट्स को। तो इवन सीजीआई जो हमारे पहले ऐसे बोबडे जी रहे, उन्होंने बोला है वर्चुअल कोर्ट्स के बारे में दैट दे आर एज गुड एज ओपन कोर्ट हियरिंग। बहुत अगर कॉम्प्लेक्स केसेस होते हैं, बहुत बल्कि फाइल्स वगैरह हैं या बहुत सारे एडवोकेट्स वहाँ पर इन्वॉल्व है, उसके लिए किया जा सकता है कि फिजिकल हियरिंग ही नेसेसिटी है, बट बहुत कई बार रीजनेबल मैटर होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते, वहाँ पर जो वर्चुअल कोर्ट्स है वो बहुत बढ़िया चीज़ें हैं और बहुत सस्ती भी है और बहुत फास्ट भी है, अफोर्डेबल, सिटीजन फ्रेंडली एंड ऑफर्स ग्रेटर एक्सेस टू जस्टिस। तो अब वर्चुअल कोर्ट्स की बात करें तो सेटअप ड्यूरिंग द पेंडेमिक हैव अ ग्रेट सक्सेस। ओवर 18 लाख प्लीज वर फाइल्ड अक्रॉस इंडिया। 18 लाख केसेस जो हैं ऑलमोस्ट फाइल किए गए इंडिया में इस दौरान, एंड आउट ऑफ विच अराउंड 8 लाख आर ऑलरेडी डिस्पोज्ड ऑफ। सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैंडल्ड ओवर 7.3 लाख केसेस वर्चुअली एज वेल। तो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में भी वर्चुअली काम हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से काम हुआ है इस वर्चुअल कोर्ट्स के थ्रू। अब रीजनल बेंचेस और वर्चुअल कोर्ट्स की बात करें तो एक तो बात आती है कॉस्ट की। अगर रीजनल बेंच मुझे स्टैब्लिश करनी है तो काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग चाहिए, कि वहाँ पर पूरे का पूरा स्टाफ चाहिए, और फिर वही है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सब कुछ मिलाएं तो काफ़ी कॉस्टली है। वर्चुअल कोर्ट्स के लिए ना के बराबर चीज़ें हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दिल्ली में बैठे जजेस जो है मद्रास के एडवोकेट्स के साथ डायरेक्ट आर्ग्यू कर सकते हैं केस के बारे में। इवन लिटिगेंट्स जो है डायरेक्टली केस फाइल करके मद्रास में बैठे, अपने घर पर बैठे जो है जजेस से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने केस के बारे में बता सकते हैं, उनको डिसीजन भी मिल सकता है। This new era of virtual courts would help in addressing locational and economic handicaps। जो अभी मैं बात कर रहा था, ना लोकेशन की टेंशन है, नॉर्थ ईस्ट में असम में बैठा पर्सन भी इजीली अपना सुप्रीम कोर्ट में केस कंटेस्ट कर सकता है। अगर उसके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं है, ऑनलाइन वो अपनी फाइलिंग कर सकता है और वहाँ पर वर्चुअल हियरिंग कर सकता है। उसके पैसे भी बचेंगे और उसका टाइम भी, एनर्जी भी, और उसके बाद जो उनसे नो हाउ चाहिए दिल्ली में आने जाने का और वो सब चीज़ें जो है हर्डल्स, वो भी खत्म हो सकता है। उसके बाद प्रॉब्लम क्या है वर्चुअल कोर्ट्स की? वर्चुअल कोर्ट्स की एक तो लैक ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन कोर्ट्स, कनेक्टिविटी इन रूरल एरियाज, टेक्नोलॉजिकली इन एक्सपीरियंस्ड लॉयर्स। तो कुछ है अभी प्रॉब्लम। बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्टिंग में देखें तो काफ़ी कम था, बट डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, बेटर होता जा रहा है, खासकर सुपीरियर कोर्ट्स में, मतलब हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया हो चुका है। बट सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में, जो रूरल एरियाज़ में कोर्ट्स हैं, वहाँ पर अभी भी इश्यूज़ हैं, वहाँ पर लोगों के लिए भी नेटवर्क की इश्यूज़ हैं, अभी कनेक्टिविटी पूरी प्रॉपर नहीं हुई है।
लॉयर्स का जो एक्सपीरियंस है टेक्नोलॉजी को लेके वो भी थोड़ा सा कई बार प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ये यंगस्टर्स हैं वो इजीली इस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर सकते हैं कि हाँ कैसे वर्चुअल हियरिंग होगी। कई बार तो वीडियो कॉल व्हाट्सएप पे, इवन वहाँ पर भी वीडियो कॉल के थ्रू जो है जजेस केस को टेकन अप कर रहे हैं। बट कई एडवोकेट्स को इतना टेक्नोलॉजिकली नहीं है वो साउंड, खासकर जो एज्ड हो गए हैं एडवोकेट्स, तो उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम है। बट डे बाय डे वो चीज़ें ट्रेनिंग से और जो भी उनके जूनियर्स वगैरह उनको असिस्ट अगर करें तो वो डेफिनेटली वो चीज़ें हो सकती हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ई फाइलिंग के बारे में भी अगर बात करूं, ई फाइलिंग भी अगर और बेहतर ढंग से हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह पर ई फाइलिंग अभी हुई नहीं है। ई फाइलिंग का मतलब है कि आप अपने केस को बनाइए अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे, उसके बाद उसको स्कैन करके उसके जितने भी एनेक्चर्स वगैरह है एक पीडीएफ फाइल बनाकर या जो भी रिकमेंडेड सॉफ्टवेयर के थ्रू है वहाँ पर फाइल कर सकते हैं। मीन्स आपको कहीं फिजिकली अपनी कॉपी ना सबमिट करनी है ना कुछ है, और वही ई फाइलिंग जो है डायरेक्ट जज के पास जाएगी। जज भी वहाँ पर लैपटॉप में अपने देख सकते हैं कि क्या केस है आपका, क्या प्लीडिंग्स है आपकी, और आप भी देख सकते हैं। तो पेपर वर्क जो है वो खत्म हो जाएगा। कोर्ट फीस वगैरह भी है जो ऑनलाइन ही सबमिट हो सकती है। तो ये ई फाइलिंग का फंडा है। धीरे धीरे हो रही हैं चीज़ें, बट अभी उस स्केल पे नहीं हुई कि हम बोलें कि हाँ ई फाइलिंग 100% हो गई है। बट येस डेफिनेटली वी आर मूविंग टुवर्ड्स ई फाइलिंग एज वेल। तो अगर इस तरह से चीज़ें हो जाती हैं तो डेफिनेटली जो फ्रेज हम बोलते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड जो है वो खत्म हो सकता है। जस्टिस ना डिले होगा ना ही डिनाई होगा, जल्दी से जल्दी जस्टिस भी मिलेगा और लोगों को सस्ता, एक जगह से हम बोलते तो हैं कि हाँ कोर्ट फीस वगैरह तो बहुत रीजनेबल होती है, बट एडवोकेट्स की जो फीस है, एडवोकेट्स की जो फीस है वो क्योंकि उनको काम भी उस तरह से करना पड़ता है कि उनका टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, और अगर वो अपने ऑफिस में बैठे कई केसेस को एक दिन में डील कर सकते हैं तो डेफिनेटली वो बेनिफिट भी लिटिगेंट्स को जाएगा। जस्टिस सस्ता भी होगा, जस्टिस जल्दी भी होगा, जस्टिस ईजी भी होगा, राइट। तो ये वीडियो हमने देखा अभी, इसके बारे में आपका क्या व्यू है? रीजनल बेंचेस होने चाहिए या नहीं, वर्चुअल कोर्ट्स होने चाहिए या नहीं, या कोई हाइब्रिड सिस्टम होना चाहिए? इसके बारे में जो भी आपका व्यू है आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और साथ ही साथ अगर आप टेलीग्राम पर जुड़ना चाहें तो ये लिंक है आपकी स्क्रीन पे, इसके थ्रू भी आप जुड़ सकते हैं। हरियाणा जुडिशरी, राजस्थान जुडिशरी के लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करते रहते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी। और भी कोई आपकी रिकमेंडेशन तो आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।